Hey Janta, welcome to Mogambo's very first session on our very own VMath channel। ठीक है, तो जिसका तुम्हें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है आज। बिल्कुल, हम लोग अब से इस चैनल पे मैथमेटिक्स के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सारी तैयारी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब बिकॉज मोगैम्बो इज़ योर फिजिक्स टीचर, तुम्हें मालूम है कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट और जेई दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होता है। तो हम लोगों ने हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग की है और उसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी जनता 2022 का जेई का एग्जामिनेशन लिखने वाली है उनके लिए स्पेसिफिकली ये वाला सेशन है, जहां पे हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्प्रिंट। ठीक है, तो जितने लोग फेमिलियर हैं स्प्रिंट टर्मिनोलॉजी से उन्हें तो पहले से ही पता होगा, और जितने लोगों को नहीं पता है कि स्प्रिंट एग्जैक्टली क्या है वो आज बहुत अच्छे से इसे एक्सपीरियंस तो करने ही वाले हैं। पर बिफोर वी स्टार्ट एक बेसिक सी बात बता देता हूँ कि स्प्रिंट में हम लोग जेई एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्प्रिंट के फॉर्म में करते हैं। व्हेन आई से स्प्रिंट, हम उनकी थियरी के ऊपर एम्फसाइज ना करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस करते हैं। ऑब्वियसली जेई का एग्जामिनेशन अब कुछ ही दिन दूर है, तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, और उसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर के आए हैं PYQ स्प्रिंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो ये है फिजिक्स का सेशन, इसके आगे आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के स्प्रिंट के सेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल और मे बी ओल्डर देन मी ऑन द चैनल, पर मुझे नहीं जानते, उनके लिए क्विकली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जनता, दिस इज मी योर सूरी सर। आई एम अ बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड ऑन YouTube my students call me Mogambo because when you guys will be cracking the examination of JEE, Mogambo खुश होगा। ओके, तो डेफिनेटली Mogambo is here to help you guys out। मुझे मालूम है कि बहुत नर्वसनेस है इस एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान करके रखी है तुम्हारे लिए टू मेक यू गाइज नॉट गेट नर्वस इन द लास्ट फेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो चाहे तुम नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, subscribe to the channel so that whatever we are planning and executing for you people, you guys are aware about the sessions, और कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। ये सबसे बड़ी एक कमिटमेंट है जो तुम्हें खुद से करनी है, क्योंकि कहीं पे भी अगर डिस्कनेक्ट होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सब्सिक्वेंट सेशंस में या सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हमें फील होने लग जाता है। तो अब जितने भी दिन हैं एकदम कमर कसते हुए आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट भी करते हैं। ओके जनता, तो आई होप सभी लोग तैयार हैं, राइट एवरीवन? ओके गुड। अच्छा ओके, मुझे मालूम है इस चीज़ को मैंने एड्रेस किया ही नहीं। तुम सब लोग यहाँ और यहाँ इन दोनों चीज़ों को अगर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस कर रहे हो तो डेफिनेटली नया चैनल है ना, तो नई फील और नया लुक होना चाहिए। इसीलिए मोगैम्बो इज़ ऑन द विलन अवतार। मैं अपना विलन अवतार लेकर के आया हूँ ताकि तुम सब लोग इस चैनल की इमेज के साथ में एक नया मोगैम्बो देख सको, राइट? बट डोंट वरी, द सब्जेक्ट दैट आई एम टीचिंग, द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग, दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम। और एज आई सेड, माई एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो इससे पहले सेशन हम लोगों ने किया था जहाँ पे हम सब फेस रिवील हमारा हुआ था, तो वहाँ मैंने कहा था कि आई विल रादर प्रेफर माई एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आज भी जिस तरह के मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, I'm emphasizing upon the quality of the questions that we are solving। हम जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि जेई में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ तक जा सकता है, और स्पेशली जेई मेन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अभी कर रहे हैं बिकॉज राइट नाउ द जेई मेन एग्जामिनेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इसीलिए क्वेश्चंस की क्वालिटी के ऊपर स्पेशली एम्फोसाइज किया है, और 1.5 आवर का हमारा सेशन है, उसमें जितना अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर पाएंगे वो हम लोग करेंगे, एंड दैट इज़ माई टारगेट। एंड आई होप दैट यू गाइज विल enjoy the problem solving along with me। और तुम्हारे एंड से क्या रिक्वायरमेंट है? तुम्हारे एंड से बस रिक्वायरमेंट ये है कि एक नोटबुक और एक पेन सेपरेटली बना के अगर रख सकते हो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या एक ही रजिस्टर फॉर जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू द चैनल वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर यू गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 100% अटेंशन और योर ओन अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन एंड हो जाएगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना एंड होने के बाद में कि कैसे लगे सवाल, और एंड में हाँ रुकना ज़रूर, क्योंकि एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन भी है जो तुम्हें सॉल्व करना है और उसके आंसर्स तुम्हें मुझे बताने होंगे। फिर अगले सेशन में उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे बिफोर वी बिगिन द नेक्स्ट
sprint session. Okay, so as you can see, this is सेशन नंबर 1 एंड दिस इज बेस्ड अपॉन मैकेनिक्स. ठीक है, तो हमारा पहला सेशन जो है उसको मैंने यूनिट्स में डिवाइड करते हुए पहले सेशन को मैकेनिक्स का रखा है. तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट पार्ट ऑफ जेई प्रेपरेशन उस पर बेस्ड होंगे. ओके, सो आई होप एवरीबडी इज रेडी. इफ यू ऑल आर देन यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर सेशन. ठीक है जनता, तो चलो पहला सवाल स्क्रीन पे है, ज़रा क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ में और उसके साथ में सॉल्व करने की कोशिश करना है. तो क्वेश्चन हमें बोलता है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सितंबर 2020 क्वेश्चन. 2 साल पहले का जो जेई एग्जामिनेशन था वहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत रेयर क्वेश्चन है जो रिलेटिव मोशन से पूछा जाए. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. इसमें बोला गया है कि ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस with a speed of 36 and 72 kilometers per hour respectively. ट्रेन ए की स्पीड दी है, ट्रेन बी की स्पीड दी है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ट्रेन ए में देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग इनसाइड द ट्रेन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो स्पीड ऑफ द पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी विल बी हाउ मच. और ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो मीटर्स पर सेकंड में वैल्यू दी हुई है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुछ माइनर चीज़ों का और बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसका ध्यान रखना होता है. और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं. तो डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्वेश्चन में. तो मान लेते हैं कि ये हमारी ट्रेन ए है जिसकी स्पीड हमें दी हुई है एज VA, जिसे हम डिफाइन कर देते हैं एज 36, और नॉट डिफाइन कर देते हैं, इट इज गिवन टू अस 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इट्स बेटर दैट आई डू नॉट राइट यूनिट्स हेयर टू यूटिलाइज द स्पेस प्रॉपर्ली. और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, दूसरे ट्रैक पे है, डोंट वरी, एक्सीडेंट की तरफ अप्रोच नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में. और उसकी जो स्पीड है बच्चों VB, वो हमें दी हुई है 72 किलोमीटर्स पर आवर. रिमेंबर kph में ही बात हो रही है, हमने अभी उसे कन्वर्ट नहीं किया है मीटर्स पर सेकंड के अंदर. ठीक है जनता, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस थिंग. ओके, तो अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि इस ट्रेन ए में एक पर्सन है जो लेफ्ट साइड मूव करके जा रहा है विद स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर. एंड ऑब्वियसली इनसाइड द ट्रेन है, मतलब अगर तुम खुद ट्रेन में हो, कहीं जा रहे हो और तुम मान लो कि यार तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहा है, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स हैं और तुम दोनों को अलग अलग जगह पे सीट मिली हुई है. तो ऑब्वियसली हम ट्रेन में बहुत बार उनसे मिलने के लिए इधर से उधर आते जाते रहते हैं, है ना, ट्रेन जर्नी के अंदर. तो तुम ट्रेन के अंदर चल रहे हो विद अ स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है. क्यों ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है? क्योंकि अगर तुम ट्रेन की स्पीड की भी बात करो तो वो 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. एक ट्रेन में बैठा हुआ इंसान भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा होता है. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इन दिस क्वेश्चन इज, ये जो वेलोसिटी है 1.8 किलोमीटर पर आवर, वो है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड दैट इज गिवन टू यू एज 1.8. अब क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ कोई अगर पैसेंजर बैठा होगा तो उसे इस पर्सन की स्पीड क्या लगेगी ये पता लगाना है. मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कितनी होगी ये हम पता लगाना चाहते हैं. ठीक है, आई होप क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ गया है सवाल. तो देखो बच्चों, हमें पहले अगर यहाँ से भी सोचूं तो VP माइनस VB की ज़रूरत है. VB की वैल्यू हमें दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, पर पर्सन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है. अगर वो मिल गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो देखो, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होना चाहिए. ठीक है, सभी लोग समझ में आ रहा है सभी को, राइट एवरीवन? तो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन निकालनी है विच इज गोइंग टू बी VPA, ये वहाँ चला जाएगा तो प्लस VA. एंड लेट मी रिमाइंड यू एवरीवन, ये सब कुछ वेक्टर्स में लिखा जा रहा है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए टू द राइट हैंड साइड है तो वो 36 किलोमीटर्स पर आवर है, राइट एवरीवन? और पर्सन जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करके जा रहा है तो वो डायरेक्शन माइनस ले लिया जाएगा, तो -1.8 है.
तो ये वैल्यू आ जाएगी 34.2 किलोमीटर्स पर आवर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ आवर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज 34.2 किलोमीटर्स पर आवर। बढ़िया। तो अब मेरे लिए ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिस इज गोइंग टू बी वीपी माइनस वीबी। अगेन ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन जो है दैट इज 34.2 एंड माइनस, क्योंकि ये पर्सन ये ट्रेन भी लेफ्ट साइड पे मूव करके जा रही है बच्चों, तो दैट इज व्हाई द स्पीड ऑफ ट्रेन बी विल बी पुट नेगेटिव। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड एवरीवन। यस, तो इस वेलोसिटी को हमें लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब 34.2 विल बी एडेड इनटू 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई द वैल्यू विल कम आउट टू बी 106.72 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज वेलोसिटी ऑफ पी एज सीन बाय बी। बट क्या ये हमारा आंसर है? एक्चुअली आंसर है, लेकिन क्या ये हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस है? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को 106.72 को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स पर सेकेंड में बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18, या किलोमीटर्स को 1000 और आवर्स को 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस, ऑब्वियसली इतना पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, दैट इज 29.5 मीटर्स पर सेकेंड इज द वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बी। ठीक है एवरीवन, 29.5 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, राइट? तो अच्छा सवाल है, सोचने में मजबूर करता है और बहुत सिली मिस्टेक इंड्यूसिंग क्वेश्चन है। मतलब बहुत जगहों पे आप ऐसी मिस्टेक्स कर जाओगे। एक गलती जो मैंने बताया कि आंसर्स मीटर्स पर सेकंड में हम बहुत बार ऑप्शंस पे नज़र ही नहीं डालते हैं, हम लोग बहुत बार यूनिट्स को देखते नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो गलती होना बहुत ज़्यादा हाईली लाइकली होता है। दूसरी चीज़, ये जो वेलोसिटी 1.8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है ऑफ दैट पर्सन, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहली बार में जो भी वेलोसिटी देखते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये समझते हुए सॉल्व कर देते हैं, एंड दैट इज वेयर मेनी ऑफ अस मेक द मिस्टेक। तो वो मिस्टेक भी हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। सोल्यूशन हो गया है और अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सभी लोग। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जनवरी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो हो गए हैं इस सवाल को 3 साल पूरे, क्या 3 नहीं 4 साल हो गए। JEE 2021, 2020, 2019, 4th year is going on. Okay, so a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. तो बहुत ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि आर्टिलरी क्या होता है। हाँ, आर्टिलरी के आगे गन वर्ड यूज़ किया है तो मैं तो गैस कर पा रहा हूँ कि चलो भाई सिंपल एक गन है जहाँ से एक बुलेट आने वाली है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो दोस्तों कि आर्टिलरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी वेरी मच इनटू लिटरेचर, तो अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, सेशन लाइव नहीं है इसीलिए तुमसे चैट बॉक्स में नहीं पूछ रहा हूँ, कमेंट्स में बता देना मुझे। ओके, सो एवरीवन, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड u सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। बहुत बढ़िया। मतलब अगर एक गन से हम एक बुलेट को फायर कर रहे हैं या फिर वी आर फायरिंग वन शेल फ्रॉम इट, मतलब एक कैनन भी ट्रीट किया जा सकता है उसे। तो वहाँ से अगर एक कैनन को हमने फायर किया है और वहाँ से एक शेल बाहर आता है और वो एक सर्टन r डिस्टेंस पे जाके गिरता है, तो क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे 2 एंगल्स पे पॉसिबिलिटी होती है, हमें मालूम है बहुत अच्छे से, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग द सेम रेंज बाय 2 projectiles which are fired with the same velocity is always there for 2 angles, and those angle values, वो वैल्यूज होती हैं थीटा एंड 90 माइनस थीटा। आई होप ये बात तो सबको पता होगी। ठीक है जनता, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर इन दोनों ही केसेस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अगर उसे T1 और T2 डिफाइन कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ T1 और T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बार तुमने अलग अलग बुक्स में देखा होगा, अगर तुमने इसे सॉल्व किया है कभी भी तो बहुत ईजी लगेगा भी।
अगर नहीं किया है तो अप्रोच को समझने की कोशिश करना, यू हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो जेई में आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को पिक किया है मैंने, ठीक है जनता। तो पहले T1 कैलकुलेट करता हूँ। T1 आना चाहिए 2u साइन थीटा बाय g, और T2 आना चाहिए 2u, देखना ज़रा, 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय g, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो अब T1 इंटू T2 करता हूँ तो वो बनेगा 2u स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, इनफैक्ट एक और 2 है, 2 2 लिखे हुए है ना एवरीवन, तो इसे लिख देता हूँ 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g इंटू जी स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, ताकि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाए। सभी लोग ध्यान से देखो, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, है ना। तो इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं 2 बाय g इंटू आर, ये और कुछ नहीं बल्कि r है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ T1 एंड T2 comes out to be 2r by g। ये क्वेश्चन आई एम श्योर सब आसानी से कर पा रहे होंगे, और तुम्हारे अंदर एक बिलीफ जगाने के लिए कि भाई जेई में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो उतने ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होते, डूएबल होते हैं। एक फन फैक्ट बता देता हूँ, जेई का एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑलवेज filled with almost 30 to 40% questions which are easy। अगर आपकी प्रेपरेशन एक डिसेंट लेवल पे है बच्चों, व्हेन आई से डिसेंट लेवल, अगर आपने बोर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी तैयारी कर रखी है तो आप बिल्कुल, आप ही के लिए मैं बात कर रहा हूँ। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू हु इज इवन जस्ट प्रिपेयर्ड वेल फॉर बोर्ड्स, और उससे थोड़ी सी ऊपर की मेरी तैयारी हो रखी है। तो फॉर यू आई कैन टेल यू दैट कि जेई के एग्जामिनेशन में अराउंड 30 to 40% क्वेश्चंस इन एनी पेपर आर ऑफ ईजी जोन, क्लोज टू 30 to 40% ही क्वेश्चंस मॉडरेट जोन के भी होते हैं, और अराउंड 10 to 15% ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर स्टूडेंट को चैलेंजिंग लगते हैं, और जिनकी प्रेपरेशन नहीं होने तो मीडियम क्वेश्चंस, मीडियोकर क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगने वाले हैं। बट हाँ, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस बहुत होंगे जो बहुत इजीली स्कोरेबल होते हैं। और अगर मान लो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस बात करूँ तो रफली 10 सवाल से 12 सवाल, 10 से 12 क्वेश्चंस तो आपको आराम से मिलेंगे। एक्चुअली में तो 30 क्वेश्चंस में से पिक करना है आपको, पर फिर भी अगर मैं 25 क्वेश्चन का अकाउंट पकड़ता हूं तो आराम से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होंगे ही होंगे, मतलब 40 मिनिमम स्कोर किया जा सकता है बहुत आसानी से इन फिजिक्स बाय इवन अ प्रेपरेशन ऑफ जस्ट 3 वीक्स। 3 to 4 वीक्स की प्रेपरेशन से भी आप आराम से 40 to 50 स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। ओके, एंड नॉट जस्ट इन फिजिक्स, आई एम श्योर मोरलेस ऐसा ही एक क्राइटेरिया आपको मिलेगा केमिस्ट्री और मैथ्स में भी। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। डोंट वरी, आई विल वेरी सून बी डूइंग सेशंस वेयर आई एम जस्ट गिविंग यू फंडे अबाउट हाउ टू क्रैक दीज एग्जामिनेशन लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स एज वेल। ओके, तो बच्चों ये हो गया है अपना आंसर दूसरे क्वेश्चन का। अगले पे चलते हैं। ओके, तो देखो अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x square at square plus 2bt plus c। As you can see, I'm trying to bring not just different variety in terms of difficulty level and approach, I'm also trying to give you the flavor of entire mechanics। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था राइट, वो रिलेटिव मोशन का था। दूसरा क्वेश्चन अभी अभी देखा प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि काइनेमैटिक्स से ही है, प्योर काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ हमें वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स पोजीशन बताया विद टाइम, और पूछा है कि एक्सेलरेशन जो है वो x to the power n पे अगर डिपेंड करता है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ -n, रादर n की वैल्यू अगर x to the power -n पे डिपेंड करता है तो देखो जरा, उसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, जो इक्वेशन हमें दी हुई है बच्चों, तो उसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें या लिख देते हैं पहले यहाँ पे भी कि x स्क्वायर इज at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। बाय द वे, अगर कुछ नहीं भी बताया होता तो भी हम ए बी सी को कांस्टेंट मानते, और अब एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके,
तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं और लिखा जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा सा जेई मोड में हम लोग, तो थोड़ा टाइम बचाते हुए, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को फास्ट करते हुए डायरेक्टली डी एक्स बाई डी टी को मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ। 2 इंटू एक्स ये डिफरेंशिएशन होता और डी एक्स बाई डी टी लिखता जो कि वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे बनेगा 2at प्लस 2b प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से तुम खुद देख सकते हो कि 2 कैंसिल हो चुका है और एक्स वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बन गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो एक आएगा x इंटू ए, यानी कि x को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, और जो a है ना बच्चों वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अगर डिफरेंशिएट x को करता हूं तो v स्क्वायर है ना, v एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन v मिलेगा, और यहां से डिफरेंशिएशन करके सिर्फ a मिलने वाला है। तो कैन आई से दैट फ्रॉम हियर वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज a माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये वहाँ गया, x नीचे आ गया, कुछ ऐसा ही एक सिचुएशन हमारे सामने आने वाला है। तो a माइनस वी स्क्वायर बाई x, कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें प्रॉपरली रख दी हैं। और अब देखो, हम एक काम कर सकते हैं कि हम ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम हियर आई कैन से दैट v जो है दैट इज ए टी प्लस बी बाई एक्स। अगर v को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो वी विल बी एबल टू सिंप्लीफाई दिस एनी ऑल फर्दर, और बिफोर दैट इज हैपनिंग मैं x को यहीं पे रहने देता हूँ। ओके, होल्ड ऑन। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जाएगा और ऑलरेडी वहाँ एक x डिनोमिनेटर में आने वाला है। सो लेट्स पुट इट हियर। सो आई हैव x कैपिटल A इक्वल टू a माइनस स्क्वायरिंग दैट विल गिव मी ए टी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्यों किया? क्योंकि हमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में ही। ओके एवरीवन, तो अब देखो गेम क्या होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू राइट इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग प्लेस करने जा रहे हैं एग्जैक्टली वो जो हमें दिया हुआ है। तो पहले ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब तुम्हें दिखाई देगा x इंटू ए, दिस कैपिटल ए इज एक्सेलरेशन, ए एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, एंड ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाले को अभी मैं नहीं करता हूँ चेंज, मैं क्योंकि इस x को भी नीचे लेकर के आने वाला हूँ, और इस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ से प्लेस कर देता हूँ। सो ए कम्स आउट टू बी, ए एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे हम लोग ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c एंड माइनस ऑफ a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2abt प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये x भी नीचे लेके आ गए हम लोग। तो अब देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2abt प्लस ac माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2abt माइनस बी स्क्वायर, होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अगर कुछ चीज़ें कैंसिल होती हैं तो उसे करेंगे, जैसे ए स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2abt भी कैंसिल हो रहा है। अब तुम देख सकते हो न्यूमरेटर में यू आर लेफ्ट विद ac and minus b square, they are constants. That means what, all of you? मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -3 है। राइट, आई बात समझ में सभी लोगों को? मुझे खुद मेरी लिखी हुई हैंड राइटिंग ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बड़े फॉन्ट साइज में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत दिनों बाद स्मार्ट बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, बहुत दिन मतलब हो गए मुझे, 2-3 हफ्ते हो गए हैं कुछ लिखे हुए ऑन द स्मार्ट बोर्ड। तो आप कोशिश करूंगा इससे थोड़ा सा छोटा लिखूं, बट लेट मी री एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली किया क्या। जो इक्वेशन दी हुई थी, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की बात करनी है तो हमें डेफिनेटली 2 बार डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचना है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को। तो उसे एक बार डिफरेंशिएट किया,
ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई। यहाँ से हम वेलोसिटी की टर्म को अलग कर देंगे विच इज़ AT + B/x, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली आगे, ठीक है। उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट किया तो x × a + v² = a, और इसमें v² को राइट हैंड साइड पे ले गए और v को यहाँ पे पुट भी कर दिया, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना। x² का एलसीएम लिया, ओके, x² का एलसीएम लिया, टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज किया, x² विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन टू अस उसे वापस से पुट किया, स्क्वायर को ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, तो सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट्स ही बचे हैं, डिनोमिनेटर में ही सिर्फ एक वेरिएबल x³ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर x⁻⁻n की तरह कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू क्या बन जाती है बच्चों? देयरफॉर वी कैन से दैट n वैल्यू इज 3, ओके, एंड दैट इज आवर आंसर हियर। गुड, गुड, वेरी ऑसम, वेरी वेरी ऑसम, ओके। चलो आगे जाते हैं। मज़ा आ रहा है सभी लोगों को? अभी तक के किए हुए क्वेश्चंस में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग फ्लेवर वाले हैं, अलग अलग चैप्टर्स के भी हैं और अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के भी हैं। ये अनयूजुअली एक चैलेंजिंग क्वेश्चन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ काइनेमैटिक्स। हम जनरली उस चैप्टर की एक इमेज लेके चलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, पर ऐसे क्वेश्चंस दे मेक इट चैलेंजिंग, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लॉज ऑफ मोशन एंड वेक्टर्स वाला क्वेश्चन है। JEE 2019 बेस्ड क्वेश्चन बोलता है टू फोर्सेस P and Q of magnitude 2F and 3F are at an angle theta with each other. Okay, so if the force Q is doubled, then their resultant also gets doubled. अब कुछ बोला नहीं है तो एंगल वही रखना होगा सेकंड केस में, मतलब पहले P और Q जो भी फोर्सेस है उनका जो भी रिजल्टेंट आता है, जब मैं Q को डबल कर देता हूं तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में जो था वो भी डबल हो जाता है। तो पता लगाओ कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सिंपली पहले बार में रिजल्टेंट को r² लिखते हुए पहला फोर्स मैं बाय द वे लिखने जा रहा हूँ ये इक्वेशन, दैट r² = a², या फिर यहाँ पे तो p है तो p और q के टर्म्स में लिखता हूँ पैरेललोग्राम लॉ, r² = p² + q² + 2pq cos of theta. This is called as parallelograms law of vector addition, और यही इक्वेशन हम लिख रहे हैं। तो P जो है वो 2F है, ओके जनता, P जो है वो 2F है, Q जो है वो 3F है, ओके। सो 4F² + 9F² + 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 12F² cos theta, ये बताया हमें, ठीक है जनता। तो ये बन जाता है 13F² + 12F², तो F² कॉमन ले लूँ अगर, सो 13 + 12 cos theta into F² is the value of resultant in the beginning. According to the question, this resultant becomes double. This resultant becomes double, तो उसका स्क्वायर जो है वो obviously 4 times वैल्यू मुझे देने वाला है, तो 4r² will be, P तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन Q का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स, Q का जो वैल्यू बोला है बच्चों, Q का वैल्यू 3F से चेंज होके 6F हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट का वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगा। तो ओके, सो 4F², 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36F² प्लस 6 × 2 दैट इज 12, 12 × 2 24F² cos थीटा, ओके। तो अब देखो ये हो गया 40 और ये 24, तो 40 + 24 cos थीटा × F² ये है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा मैं यहाँ से r² को रिप्लेस कर सकता हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो 4r² की वैल्यू है 13 + 12 cos थीटा F²। यहाँ से भी टू कैंसिल दिस 4 मैं यहाँ से सिर्फ 4 कॉमन लेता हूँ, एंड दिस इज 10 + 6 cos थीटा × F², राइट जनता। तो ये दोनों चीज़ें मैं कैंसिल कर देता हूँ, और अब जो हमारे सामने चीज़ें हैं उसमें
क्योंकि मुझे cos थीटा चाहिए तो 6 cos थीटा को मैं यहाँ लेके आऊँगा और 13 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा. सो 12 माइनस 6 बिकम्स 6 cos थीटा. आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं. एक एक छोटी छोटी स्टेप नहीं लिख रहा हूँ. ओके, और 10 माइनस 13 इज -3. सो cos थीटा इज -3/6 और -½ देयरफॉर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, क्योंकि -½ वैल्यू आया है. ठीक है, तो देखो अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली चलते जाएंगे विदाउट मेकिंग एनी सिली मिस्टेक्स हियर, मतलब हर एक पॉइंट पे अगर हम केयरफुल रहेंगे तो यू विल सी दैट कि आंसर अपने आप फॉलो हो जाता है. और ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, और कभी भी अगर लगे कि हम अटक रहे हैं तो रीस्टार्ट कर देना चाहिए फटाफट से. रीस्टार्ट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है स्टेप बाय स्टेप अपने आप अनलॉक होते चले जाते हैं. जैसा कि तुम खुद देख रहे हो कि अपने आप क्लिक करेगा कि अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो आर का वैल्यू रिप्लेस कर देना चाहिए, और वो करते से ही हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. दैट्स द ओनली अननोन लेफ्ट आफ्टर दैट, राइट. सो गुड क्वेश्चन टू क्रैक. 2019 का सवाल है. ओके, आंसर आ गया 120 डिग्री. फटाफट से चलते हैं लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन पे. और ये वाला बहुत आसान सा सवाल है, इसलिए पिक किया है क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है. फरवरी 2021 जो लास्ट जेई का एग्जामिनेशन हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था कि यार ये तो हम पहली बार में जब फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं तब बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक ब्लॉक है जैसे हम वॉल से होल्ड करके रखना चाहते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर. मैं कोशिश करता हूँ तो मैं वर्चुअली वो फील देने की, तो मैं यहाँ पे वो फोर्स लगाऊंगा. जितना जोर से लगाऊंगा उतना ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है नीचे नहीं जाने की. तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है जिसके लिए टिका रहेगा वहाँ पे. तो जब मैं फोर्स वीक करूँगा तो नॉर्मल फोर्स भी वीक होगा, या मेरा फोर्स अगर मैं कम करूँगा तो नॉर्मल फोर्स जो मुझे मिल रहा है ग्राउंड इस मुझे जो फोर्स मिल रहा है या फिर इस ब्लॉक को जो वॉल से फोर्स मिल रहा है एन, वो भी कम होता चला जाएगा. अगर नॉर्मल फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स को इम्पैक्ट आएगा. फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी गिरेगा, और अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू mg से कम हो गई तो ब्लॉक नीचे आने लग जाएगा. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. जितना ज़्यादा जोर से प्रेस करोगे उतना ज़्यादा नॉर्मल फोर्स, जितना कम प्रेस करोगे उतना कम नॉर्मल फोर्स, और जितना कम नॉर्मल उतना ही कम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जितना कम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना रिस्क ज़्यादा फॉर दिस ब्लॉक टू कम डाउन. तो एक ऐसी लिमिटिंग वैल्यू है जहां तक हम रोक के रख पाएंगे ब्लॉक को. ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इफ यू विल सी, लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम है mg को बैलेंस करना, एंड कैपिटल F इज इक्वल टू n. अकॉर्डिंग टू द डायग्राम भी देख सकते हो. और हमें मालूम है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो μn होता है, एंड दैट इज इक्वल टू mg. तो f से रिप्लेस करूं अगर तो μf इज इक्वल टू mg, और हमें पता लगाना है व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड. तो f मिनिमम की ही बात होगी क्योंकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख रहे हैं. सो दैट इज mg बाय म्यू. मास हमें दिया हुआ है 0.5. g वैल्यू अगर नहीं भी दी होती है तो हमारा फर्स्ट इंट्यूशन 10 यूज़ करने का है, एंड दिस इज 0.2. तो अगर डेसिमल्स हटा दूँ तो 50/2, एंड दैट इज 25 न्यूटन. अनबिलीवेबली ईजी क्वेश्चन, अनबिलीवेबली एक्स्ट्रा ईजी क्वेश्चन इन अ जेई एग्जामिनेशन, जेई मेन एग्जामिनेशन, एंड देयर वर मेनी एक्चुअली. ठीक है, तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस जो फ्लेवर वाइज बता रहा हूँ कुछ चैलेंजिंग हैं. इनफैक्ट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो काइनेमैटिक्स जो इजी चैप्टर होता है वहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि, या इजी हमारी उसकी जो इमेज है वो है, तो हमें लगता है कि काइनेमैटिक्स से तो इजी ही क्वेश्चन आना चाहिए और फ्रिक्शन से चैलेंजिंग क्वेश्चन आना चाहिए. तो ऐसा नहीं है हर बार, कभी कभी सिनेरियो अलग भी हो सकता है. यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव और ओपन माइंड के साथ एग्जाम में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. एंड हेंस द स्प्रिंट सेशन. ठीक है, तो 25 न्यूटन आंसर आ गया. ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस को पिक करने की, एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसे हमने u वेलोसिटी के साथ में लॉन्च किया एट एन एंगल 60 डिग्री. वो जब अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो एक और पार्टिकल है उतने ही मास का जो u स्पीड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये उसके साथ कोलाइड करने वाला है. यहाँ इन दोनों का कोलिजन होगा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कोलिजन भी है ना बच्चों, वो होने वाला है परफेक्टली इनइलास्टिक.
दोनों मासेस कंबाइन हो जाएंगे और फिर उसके बाद में एक 2m मास की तरह ट्रैवल करने वाले हैं, 2m मास v वेलोसिटी लेके। तो क्वेश्चन पूछता है कि यहां से और कितना आगे जाके ये मास गिरेगा, और हाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही पूछा है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये मैक्सिमम हाइट पे हैं दोनों, जिसकी वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2g होने वाली है ना। तो एक काम करता हूँ, ये h की वैल्यू सॉल्व करके रख देते हैं यहाँ पे, u स्क्वायर बाय 2g और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो 3/4 हो जाएगा, मतलब 3u स्क्वायर बाय 8g इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ h। अब ये यहाँ से क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें v वेलोसिटी की ज़रूरत है, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर द कोलिजन का कॉन्सेप्ट। तो in perfectly elastic collision we can say that initial momentum and final momentum before collision after collision has to remain same। तो initial momentum जो है इन दोनों ही मासेस के पास है, लिख देते हैं ज़रा। यहाँ पहुँचने पर u cos 60 का वैल्यू u/2 हो जाएगा, बिकॉज थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया mu पहले मास का मोमेंटम, mu/2 दूसरे मास का मोमेंटम, और दोनों मास कंबाइन होके 2m मास बन जाएंगे, m कैंसिल, 2 कैंसिल कर दिया गलती से, और ये हो गया m कैंसिल। तो u प्लस u/2 इज 3u/2, 2 से वो और फर्दर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आता है वेलोसिटी का 3u/4। मतलब ये, अब सवाल यहाँ पे आ गया कि दोनों मासेस कंबाइंड होकर के 3u/4 वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेंगे। तो जो टाइम लगेगा वो हम पता लगा लेते हैं। दैट टाइम दैट इज गोइंग टू बी टेकन इज √2h/g। सो 2/g इंटू h का वैल्यू यहाँ से पुट करो इज 3u स्क्वायर बाय 8g इन √। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 2 इसे कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू आती है √3/4 इन √। ओके, ज़रूरत पड़ेगी तो 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो एवरीवन, यहाँ से मुझे मिल रहा है √3u/2g, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी मैं पता लगा चुका हूँ, तो अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लगाने का है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होने वाला है v इंटू टी। तो v है 3u/4 और टाइम है √3u/2g। दैट मीन्स 3√3 वाले ऑप्शन का आंसर आने वाला है, दैट इज ऑप्शन बी। सो 3√3u स्क्वायर बाई 8g, तो x वैल्यू है 3√3u स्क्वायर बाय 8g, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर एवरीवन। ओके, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी आ जाता है। कैसा लगा क्वेश्चन? यहाँ पे काइनेमैटिक्स के भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स हैं, एज इन प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़े हमें विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी यूज़ करना पड़ा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी यूज़ करना पड़ा, और उसके बाद में हमें जो कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स हैं उसे भी यूज़ करना पड़ गया। तो है क्वेश्चन ओवरऑल डूएबल, इट इज़ जस्ट दैट कि हमें हर एक चीज़ टाइम पे सही पॉइंट पे क्लिक करनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। और ये करने के लिए पीस ऑफ एडवाइस, क्वेश्चन जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग होते हैं वो तुम्हें समझ में आता है कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल भी लग रहा है, यहाँ पे कोलिजन भी लग रहा है, तो तुम्हें पहले मेंटली क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज करते हुए उसे दिमाग से पुट अप कर लेना चाहिए अपने सामने, विजुअलाइज करते हुए कि मुझे ये चीज़ें पता लगाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। देन यू विल फाइंड द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग इट एंड इन द राइट ऑर्डर टू फाइंड आउट द थिंग्स इज वेल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब हर बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन में इतना थॉट देना पड़े, पर ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें अगर सही ऑर्डर में चीज़ें मिलती चली जाएं या सही ऑर्डर में तुम पता लगा लो, तो तुम एक्चुअली टाइम सेव करते हो। बहुत बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो
टाइम वेस्टर होता है, मुझे मालूम है कि ऐसे क्वेश्चंस तुम कर जरूर लोगे, लेकिन जो टाइम वेस्टर वाला पार्ट होता है वो यही होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ है वो नहीं निकाला अगर हमने, तो वी हैव टू ऑल द वे गो बैक एंड थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग, मे बी बिकॉज वी थिंक कि हम सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर रहे थे. ओके, सो दैट इज वाई गिविंग अ थॉट इन द बिगिनिंग इज इंपॉर्टेंट. चलो अगला क्वेश्चन जो कि है सितंबर 2020 का. ओके, तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो. यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है हमें, रादर मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हमें दिए हुए हैं जिनके मास हैं m, m, 2m, 4m एंड 8m. इतने ब्लॉक्स जो हैं वो सब इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ब्लॉक ऑल द अदर ब्लॉक्स आर स्टेशनरी एंड दे ऑल आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस. सारे ही ब्लॉक्स को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है बच्चों. पहले ब्लॉक को हमने एक v वेलोसिटी या u वेलोसिटी दी है. इट कोलाइड्स विद द नेक्स्ट मास परफेक्टली इनइलास्टिकली. तो जो भी कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, मतलब m प्लस m 2m बन जाएगा और आगे बढ़ेगा. उसके बाद के सब्सिक्वेंट कोलिजन्स आर ऑल्सो परफेक्टली इनइलास्टिक. मतलब क्या, ध्यान से समझना. m और m कोलाइड होके 2m बन गए, ऑब्वियसली वेलोसिटी कम हो जाएगी. फिर 2m और 2m कोलाइड होके 4m बन गए, कोलैप्स हो गए, फिर वापस फर्दर वेलोसिटी कम हो जाएगी. फिर 4m और 4m कोलाइड हो जाएंगे और वापस से कोलैप्स होके 8m बन जाएंगे और 8m एंड 8m फाइनली 16m बन जाएंगे. तो इस पूरे प्रोसेस में मास बढ़ाते जा रहा हूं. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है, पर वेलोसिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड. तो हमें पता लगाने के लिए बोला है कि इफ this is what is the case, then the total energy loss, if it is p% of the original energy in the entire process, तो कितना परसेंट एनर्जी लॉस हो जाएगा from the first block which started moving with a velocity u. ओके, तो भाई मैं सबसे पहले इस दोनों ब्लॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा. अगर मान लो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² या हाफ mu², तो जब ये दोनों ब्लॉक्स कोलाइड होंगे तो mu प्लस 0, क्योंकि पहले हमारा ब्लॉक नंबर 2 जो है वो रेस्ट पे है और फिर दोनों कंबाइन होके कुछ v वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो क्लियरली विजिबल है कि वेलोसिटी हाफ हो गई. तो अब जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, इट इज़ हाफ इंटू 2m इंटू v² विच इज़ u²/4. तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी आती है 1/4 mu². ध्यान से देखो, हाफ mu², 1/4 mu², दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ लॉस ऑफ 50%. तुम चाहो तो ये 2m और 2m के लिए भी करके देख सकते हो. 2m मास v वेलोसिटी से मूव कराओ, जब ये 4m मास बनेगा तो वेलोसिटी को हाफ होना ही पड़ेगा. सिंपल सी बात है, मोमेंटम को कंजर्व करना है. अगर मास डबल करोगे तो वेलोसिटी हाफ होती चली जाएगी और इस पूरे प्रोसेस में सब्सिक्वेंट कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी अपनी प्रेजेंट वैल्यू से हाफ होती चली जाएगी, विच मीन्स 50% का लॉस हर कोलिजन में होने वाला है. ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि अगर मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी k है, हाउ मेनी कोलिजन्स आर हैपनिंग बाय द वे, फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन एंड फोर्थ कोलिजन. 4 कोलिजन करने वाले हो तुम. तो पहले कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, दैट इज k/2. सेकंड कोलिजन के बाद में k/2 का भी हाफ हो जाएगी एंड दैट विल बिकम k/4. थर्ड कोलिजन के बाद में एक काम करता हूँ, इतने से ही स्पेस में इसको लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग. तो पहले काइनेटिक एनर्जी k, फर्स्ट कोलिजन के बाद में इट बिकम्स k/2, सेकंड कोलिजन के बाद में इट बिकम्स k/4, थर्ड कोलिजन के बाद में इट शुड बिकम k/8. जो भी वैल्यू है अगले मतलब कोलिजन के बाद में वो वैल्यू हाफ हो जाएगी, k/2 हाफ हो जाएगी, k/4 हाफ हो जाएगी. तो फाइनल कोलिजन के बाद में भी k/8 हाफ हो जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विथ k/16 काइनेटिक एनर्जी, व्हाटएवर दैट वैल्यू बी. न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मास एंड द वेलोसिटीज. तो बच्चों परसेंटेज लॉस जो है पहले काइनेटिक एनर्जी k, बाद में रह गई k/16, ओरिजिनल इज k, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें वैल्यू मिलती है 16 - 1 दैट इज 15 k/16k, दैट मीन्स 15/16 इंटू 100. इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 93.75% आता है, जो कि नियरेस्ट है 94% के.
क्योंकि हमसे बोला है वैल्यू ऑफ p इज क्लोज टू विच ऑफ दीज वैल्यूज, तो 94% इज द वैल्यू दैट वी गेट हियर। ओके एवरीवन, तो एक बार देख लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सही तरीके से पुटअप किया क्वेश्चन है। ओके जनता, चैलेंजिंग क्वेश्चन, और चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहिए तुम्हें? तो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। अब चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, है ना। क्वेश्चंस को ऐसे पुटअप करते हैं कि सारे फ्लेवर्स हमें देखने मिले। तो ये क्वेश्चन वो है जहाँ पे तुम्हें देखते से ही मालूम पड़ता है कि हाँ कैलकुलस इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा जा रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ गिवन रॉड हुज लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन एज a प्लस बी एक्स बाई एल का स्क्वायर, एक्स बाई एल का स्क्वायर। ओके, 1 नहीं है वो, l है, वो फॉन्ट साइज ऐसा है ना। तो x जो है इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड ऑफ द लेंथ, और लेंथ ऑफ द रॉड भी l दी हुई है। तो हमें पता लगाने के लिए बोला गया है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है बच्चों। तो ये रॉड है, और यहाँ से जैसे जैसे x डिस्टेंस पे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब रॉड लेफ्ट साइड पे हल्की है, राइट साइड पे भारी है। अगर इसको तुम 2 पीसेस में डिवाइड करोगे तो लेफ्ट वाला पार्ट हल्का होगा, राइट वाला पार्ट हैवी होगा, बिकॉज द डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एज यू आर मूविंग टू द राइट हैंड साइड। आई होप इट इज क्लियर। अब हमें ये भी मालूम है कि जब हमें सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना होता है, यहीं पे लिखता हूँ टू सेव सम स्पेस, हमें पता है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता लगाने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ऐसा कुछ फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली व्हाट, एक एंड से हम एक रैंडम लोकेशन पे जो एक्स डिस्टेंस पे एक डी एम मास चूज करते हैं जिसकी खुद की लेंथ डी एक्स है। ओके, तो ये जो हमें दिया हुआ है बच्चों, दैट इज डी एम बाई डी एक्स, ऐसा सोच सकते हो। तो मुझे डी एम भी चाहिए और एक्स डी एम का वैल्यू भी चाहिए, तो वही सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले आई विल ट्राई टू फाइंड आउट एक्स डी एम। दिस इज ऑलरेडी what we are being given with is dm by dx। ओके, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ x एज इट इज, और dm को मैं लिख सकता हूं फ्रॉम देयर a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और रॉड की जो लेंथ है वो 0 से l तक जाने वाली है। ओके, रॉड की लेंथ 0 से l तक हम लेके जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, और ये बचेगा a x प्लस बी बाई एल स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा हमें a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4/4। सही है, 0 टू l जाना चाहिए मुझे। ठीक है जनता, तो पुट कर दो और इसका वैल्यू निकाल दो। ओके, थोड़ा इधर ही रखते हैं, थोड़ा और पहले से लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। तो a l स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल टू दी पावर 4/l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर बचेगा बाई 4, कुछ ऐसा मिलता है मुझे। और मैं यहाँ से काम करता हूँ, लुकिंग एट दी ऑप्शंस, मैं एलसीएम भी लेता हूँ और l स्क्वायर बाई 4 बाहर निकालता हूँ। तो आई विल हैव 2a प्लस बी, जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो मैं l स्क्वायर बाई 4 बाहर ले पाऊँगा। सो दिस इज वॉट आई हैव फाउंड is integration of x dm। ठीक है, अब चलते हैं सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dm सॉल्व करने के लिए। हमने न्यूमरेटर सॉल्व कर दिया है, अब डिनोमिनेटर की तरफ आ गए हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ओनली दैट पार्ट विच इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स,
गोइंग फ्रॉम 0 to L। ओके, तो ये आएगा a dx मल्टीप्लाई हो गया है तो ax प्लस bx क्यूब बाई 3l स्क्वायर एंड लिमिट्स गो फ्रॉम 0 to L। ठीक है, पुटअप करता हूँ तो al प्लस bl बाई 3 बचेगा। 0 पुट करने पर सब कुछ 0 हो ही जाएगा, तो यहाँ से भी एलसीएम लो और l/3 कॉमन ले लो। सो 3a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई l/3। तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं और फाइनल आंसर लिखते हैं। ओके, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास which is going to be integration of x dm divided by integration of dm। तो मेरे सिग्नेचर की तरह लगने लगा। हाँ, ओके, सो वो है 2a प्लस बी एंड दैट इज l स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू विच इज 3a प्लस बी एंड l/3। तो देखो एक l तो कैंसिल कर देता हूँ, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस अगर मैं नज़र डालूँ तो आंसर आता है 3l/4। 4 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया एंड 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी। 3l/4 2a प्लस बी 3a प्लस बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। टेक सम टाइम, देखो ज़रा क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट पे नज़र डालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए भी, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, नो डाउट अबाउट दैट। ओके एवरीवन, सिर्फ और सिर्फ बेसिक वे ऑफ अप्रोचिंग टू फाइंड सेंटर ऑफ मास पे ही गए। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग जब डेरिवेशंस करते थे चैप्टर में तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती थी, अब वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ हम dm की वैल्यू को बार बार लिख रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस विद dx, पुटिंग इट अप हियर। तो यहाँ देख सकते हो dm की वैल्यू यहाँ लिखी है और यहाँ भी लिखी हुई है, और 0 से l तक जाना होगा रॉड में, 0 to L टू इंटीग्रेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, गुड, ऑसम। तो आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं और सेंटर ऑफ मास कोलिजन से रोटेशन पे आ जाते हैं। लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन। इसमें बोला गया है कि 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, जिनके मास सेम है, रेडियस भी सेम है एंड दे ऑल आर गोइंग टू रोल डाउन ऑन दिस रफ इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आने वाले हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि तीनों जब नीचे आएंगे तो उनमें से सबसे कम टाइम कौन लेगा। विच ऑफ द 4 ऑब्जेक्ट्स विल रीच बॉटम द फर्स्ट। ओके, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं बच्चों, तो एक्सेलरेशन फॉर रोलिंग इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, सबको पता है। ठीक है, और हमें ये भी मालूम है कि s डिस्प्लेसमेंट बाय द वे कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो s डिस्प्लेसमेंट हाफ at स्क्वायर होने वाला है, जो कि सब ट्रैवल करेंगे सेम। मतलब ये कि टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो टी स्क्वायर और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर ध्यान से देखो तो जी सबके लिए सेम, थीटा सबके लिए सेम, तो सिर्फ ये डिनोमिनेटर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जिसका 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम आया, जिसका 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम आया, उसका टाइम भी सबसे कम होगा टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आई होप इट इज क्लियर। या ऐसा भी सोच सकते हो, जिसके लिए 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। उल्टा, जिसके लिए वैल्यू सबसे कम होगी उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा ज़्यादा फास्ट नीचे आएगा और कम टाइम लेगा। ठीक है, चलो फिर अगर हम पहले ऑब्जेक्ट के लिए बात करें विच इज़ रिंग, तो mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेटिंग इट टू mk स्क्वायर। तो मुझे वैल्यू मिलती है k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 1 फॉर रिंग। ठीक है, दिस इज रिंग। ओके, सेकेंड एंड थर्ड
Disk and solid cylinder are the same things, so half mr square will be equal to mk square. That's why k square by r square का वैल्यू आता है half, that is disk and solid cylinder. जैसे हॉलो सिलेंडर और रिंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं, वैसे ही डिस्क और सॉलिड सिलेंडर भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं. अब फोर्थ पे आ जाते हैं. तो सॉलिड स्फेयर है 2/5 mr स्क्वायर, 2/3 लिख दिया मैंने गलती से, 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर. व्हाट इज mk स्क्वायर? mk स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ जनरल ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें नहीं पता क्या शेप है और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं. तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5. तो तुम देख सकते हो कि ये जो सॉलिड स्फेयर है उसके लिए द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी मिनिमम. k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम, तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर भी मिनिमम, और अगर वो मिनिमम होगा तो टाइम का वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड स्फेयर. ओके, सो दिस इज अगेन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मार्च में आया था. तो फोर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है एंड दैट इज सॉलिड स्फेयर. इट विल टेक द मिनिमम टाइम, क्योंकि इतना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि फटाफट एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होने की वजह से उसका जो टाइम है टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस वो बहुत कम होगा. ओके, चलो अगला क्वेश्चन. रोटेशन के क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा पिक किए हैं बिकॉज रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा डर लगता है हम सभी को इन चैप्टर्स से, राइट? तो डोंट वरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस भी हैं. यहाँ पे बोला गया है कि एक रॉड है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है. इट इज पिवोटेड एट वन एंड एंड इट इज रेज्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन. तो इससे पहले ऐसा था, इसे 30 डिग्री तक ले जाके हम लोगों ने छोड़ दिया. जैसे हम रिलीज करेंगे तो ये नीचे आना शुरू करेगा. सो एज इट विल पास दिस हॉरिजॉन्टल लोकेशन व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ये पूछा है. तो सिंपली हमें मालूम है कि यहाँ पे जितनी भी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी नीचे आने पर गेन करवाई होगी इसे, वो उसकी गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए. तो अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ऐसा सोच सकते हो कि बाय द टाइम इट कम्स हेयर इट गेन्स सम एंगुलर वेलोसिटी. लेकिन पहले जिस हाइट पे थे वो पता लगाया जाए. तो हमें ये भी पता है कि ये डिस्टेंस जो है ये L/2 है. तो L/2 cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल, L/2 sin थीटा इज दिस. सो L/2 sin 30 डिग्री, sin 30 हाफ होता है, तो L/4 हाइट पे हो, सेंटर ऑफ मास बेसिकली उसका जो है ना. तो सेंटर ऑफ मास जब यहाँ पहुँचेगा, जब पूरी रॉड जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगी, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि अगर ये लोकेशन A था और ये लोकेशन B है, तो एनर्जी एट A विल बी इक्वल टू एनर्जी एट B. तो एनर्जी एट A जो है वो m इंटू जी इंटू एच है, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होने वाला है. तो m इंटू जी, हाइट इज L/4, दिस इज हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड व्हेन इट इज हिंज्ड एट दैट पॉइंट. आई एम श्योर सबको पता होगा, इट इज 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब जो भी चीज़ें कैंसिल होती हैं उनसे कैंसिल करेंगे. एक तो m कैंसिल हो रहा है, एक l कैंसिल हो रहा है, 2 इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर देता है. सो आई एम लेफ्ट विथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड g/2, ऑन द राइट हैंड साइड ओमेगा L/3. ओमेगा हमें पता लगाने के लिए बोला था, तो वैल्यू आती है 3g/2l. ओके, वी वर आस्क्ड अबाउट द स्क्वायर, अरे माय बैड, दिस हैज़ टू बी स्क्वायर. तो हमें पूछा गया है द एंगुलर स्पीड इटसेल्फ, तो अंडर रूट लिखा जा सकता है, omega square L it is, and this will go in under root. So I have value 30/2 into length is half in under root. तो 2 और 2 कैंसिल होके
अंडर रूट ऑफ 30 रेडियंस पर सेकेंड इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग। ठीक है एवरीवन, जी का वैल्यू हमने 10 ले लिया है इन ऑर्डर टू सॉल्व द वैल्यू इजीली, और इनफैक्ट क्वेश्चन में भी बताया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके राइट, सो दिस इज रिलेटिवली इजी सिंपल अप्रोच है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रोटेशन में हमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर ना लिख के पूरे रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन बी। अनदर वन जहां पे हमें फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और रोटेशन को यूज करना होगा, हमें बताया गया है बच्चों कि एक मास है जो कि एक लाइट स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली पे हमने रैप करके रखा हुआ है। जब ये मास नीचे फॉल करना शुरू करता है और एक सर्टेन हाइट h से फॉल कर जाता है, तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, नहीं बताया कि वो कितना है, सिर्फ i के टर्म्स में ही वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। तो हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील। जब ये इतना नीचे आ जाएगा तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी व्हील ने गेन कर ली होगी। तो वी कैन से दैट कि जितना भी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो गेन कौन कौन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी? ये ब्लॉक भी गेन कर रहा है और डिस्क भी गेन कर रही है। तो वी कैन से दैट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क and half mv square is the gain in kinetic energy of the rod, and loss of potential energy is mgh by the block. Now the thing is, as there is no slipping of the string happening on the pulley, generally ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो बताया जाता है, पढ़ भी लेते हैं इसे ध्यान से, a cord is wound around the circumference of the wheel of radius r, the axis of the wheel is horizontal and the moment of inertia is I, and the weight mg is attached to the cord, the weight falls from a rest after falling through distance h square of the velocity। तो कुछ भी बोला नहीं है, तो कभी भी अगर ना बताया जाए तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट लेते हैं, और वो ये कि स्ट्रिंग जो है वो पुली के ऊपर ऐसे रैप्ड है कि वहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन है और स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो जब ऐसा होता है बच्चों तो हम बोल सकते हैं कि v विल बी इक्वल टू ओमेगा r। ओके, तो हम v की जगह पे ओमेगा r से रिप्लेस करेंगे और लिख देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। तो हमें चाहिए था ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो पहले तो 2 वहाँ चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स एम जी एच डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। दैट्स द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द एंगुलर स्पीड। वंस अगेन फरवरी 2021 का क्वेश्चन है ये, एंड दैट टू शिफ्ट 2। ओके, तो जनता आंसर इज 2 एम जी एच अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई होप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा मेरे साथ में। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आई एम श्योर सबने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस को देखा होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी किया है तो ऐसे क्वेश्चंस हमने हर बार हर बुक में ज़रूर सॉल्व किए होंगे, और बिल्कुल जितने भी इन क्वेश्चंस को करो, हमारा जो हमारी नर्वसनेस है अबाउट दीज क्वेश्चंस वो हमेशा बनी रहती है ना। कभी भी कैविटी वाला क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएं, तो कहीं ना कहीं पे एक वो नर्वसनेस आ ही जाती है। तो बहुत सिंपल सा पहले थॉट प्रोसेस देता हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क, जिसका रेडियस r है और उसका मास 9m है, उसका मास 9m है। उसमें से एक डिस्क हम लोगों ने रिमूव की है जिसका रेडियस r/3 है। एक ऐसी डिस्क जिसका रेडियस r/3 है, उसे कुछ ऐसे रिमूव किया कि दोनों के जो सेंटर्स हैं वो 2r/3 पे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि अब यहाँ से इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस अगर हो और इसे ऐसे रोटेट कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट
माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया if you just have that cavity वाला object placed over there and rotated like this. ठीक है, तो ऐसा करने के लिए ओरिजिनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत आसानी से लिख दोगे, कैविटी वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है द मास ऑफ दैट कैविटी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रिमूव किया उसके मास की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बच्चों। ठीक है, yes, this is the mass which is not there. इसे स्मॉल m डिफाइन कर देता हूँ। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम, तो स्मॉल m मास जिसका रेडियस r/3 है तो पाई r²/9, और पूरा जो डिस्क है उसका मास 9m है, रेडियस r है तो पाई r² कर देता हूँ। पाई r² कैंसिल होगा, 9 ऊपर जाएगा तो 9 और 9 भी कैंसिल होंगे। स्मॉल m का वैल्यू कैपिटल m आता है, मतलब इस डिस्क का मास कैपिटल m आता है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस चाहते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, I डैश, I ओरिजिनल आएगा हाफ इंटू 9m इंटू r², डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, माइनस जब कैविटी के लिए लिखोगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इटसेल्फ। तो ICM लिखता हूँ पहले, विच इज हाफ इंटू m इंटू उसका रेडियस r/3 उसका स्क्वायर। बात समझ में आई होगी? ओके जनता, I फॉर डिस्क इज हाफ इंटू m इंटू r², और अभी हम जो लगाने जा रहे हैं I पैरेलल वो होता है ICM प्लस MD²। तो ICM लिख दिया है मैंने, ओके, और MD² के लिए D डिस्टेंस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मास है m और उसका स्क्वायर करूँगा तो 4r²/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9/2 mr² माइनस, अगर यहाँ LCM लिया जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 + 1 9, तो 9mr²/18 ये वैल्यू हमें मिल जाती है। आर वी क्लियर विद दैट ऑल ऑफ अस? ठीक है, तो इसको भी कैंसिल करूं अगर तो 2 टाइम्स कैंसिल भी हो गया, तो 9mr²/2 माइनस mr²/2 विच मीन्स 8mr²/2 is what we are getting. That means I dash का वैल्यू आ रहा है 4 times mr² and that is our option A, है ना? Option A is the correct answer, all of you, right? Good. So please ये वाला पार्ट हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी ओरिजिनल डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट करो। 2 चीज़ें तुम्हें हमेशा निकालनी पड़ेगी ऐसे में, एक तो मास जो कैविटी में था उसे कितना वैल्यू रिमूव किया, और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर ओरिजिनल में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर हियर। ओके, आई होप यू गाइज आर स्माइलिंग, यू गाइज आर एंजॉइंग एंड यू गाइज आर एबल टू सॉल्व। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अब ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक, वेरी नाइस। तो ये भी हो गया है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, हैव अ लुक एट दिस। अब आ गए हम लोग ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो हम लोग बहुत बाद में करेंगे, दिस इज मैकेनिक्स गोइंग ऑन। अब आ गए हम लोग वेव्स की तरफ, जहाँ पे आफ्टर रोटेशन इस क्वेश्चन में हमें डॉपलर्स इफेक्ट, जो कि एक शॉर्ट टॉपिक है, जस्ट लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताना भूल गया मैं, वहाँ बोलना मेंशन करना भूल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ शॉर्ट टॉपिक, बिल्कुल वैसे ही डॉपलर्स इफेक्ट भी अकॉर्डिंग टू मी अ शॉर्ट टॉपिक। 2 sources of sound moving with the same speed v, sources की speed much smaller than the speed of sound बताया है, and emitting a frequency of 1400 Hz are moving such that source S1 is moving towards the observer. Okay, तो मान लेते हैं कि एक ये source है S1, ये जा रहा है with a speed v towards the observer, और एक और source है sound का S2, वो जा रहा है विद अ स्पीड v अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ठीक है,
तो ऑब्जर्वर को बीट्स सुनाई देती हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। हमें बोला गया है कि स्पीड v इज मच मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसे मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो v इज मच मच स्मॉलर देन c। c इज स्पीड ऑफ साउंड, नॉट स्पीड ऑफ लाइट, प्लीज रिमेंबर दैट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी हर्ड ड्यू टू S1 माइनस फ्रीक्वेंसी हर्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ S2। तो ये वैल्यू अगर लिखने जाऊं तो सिर्फ और सिर्फ सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा है। तो C बाय C माइनस V इंटू F0, ये है F1 जो कि पास आने की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, इसीलिए यहाँ माइनस आया डिनोमिनेटर में, एंड देन माइनस C अपॉन C प्लस V इंटू F0। आई होप सबको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, C प्लस माइनस VO अपॉन C प्लस माइनस VS मल्टीप्लाइड बाई F0 इज योर F अपेरेंट। अब यहाँ ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है तो न्यूमरेटर का VO चला गया, और नीचे प्लस या माइनस आना है सोर्स के साथ में, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर से, इसीलिए माइनस लिखा। ऑन दी अदर हैंड ये वाला सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी जो ओरिजिनल है उससे, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ा कंपैरेटिव टू न्यूमरेटर, ठीक है। गुड, ऑसम। तो चलो भाई C F0 कॉमन ले लिया, एलसीएम लूंगा तो C प्लस V माइनस C प्लस V डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और यहाँ से C और C कैंसिल हो जाता है, और इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों, इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस। गुड, तो चलो डेल्टा F का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, ये हो गया C इंटू F0 इंटू 2V डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। ओके, तो भाई C को C से कैंसिल कर दो, 2 को 2 से कैंसिल कर दो, आई एम गेटिंग V का वैल्यू एज C बाई F0। तो स्पीड ऑफ साउंड है 350, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1400, जब ये सब कैंसिलेशन होगा तो 1/4 इज द आंसर। टू अवॉइड कंफ्यूजन ये हटा देता हूँ। ओके जनता, आंसर इज 1/4 मीटर्स पर सेकेंड ही मानूंगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड मीटर्स पर सेकेंड में दी हुई है, ठीक है एवरीवन। तो बीट्स दी हुई थी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू हमें पता लगाना था, सिंप्लीफाई करना था, और ये वाला पार्ट ज़रूर सोचने का था कि भाई अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो कहाँ से V को गायब करना है। न्यूमरेटर से गायब कर दोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। C स्क्वायर की वैल्यू से V स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ऑब्वियसली 1/4 इज मच मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू 350। ओके, गुड, सो आंसर इज ऑप्शन A. Let's move on to the next one. This one says that we have a string which is clamped at both the ends and it is vibrating in the 4th harmonic. तो भाई 4th हार्मोनिक की बात अगर करें तो कुछ ऐसा होगा। चार लूप बन रहे होंगे और चार लूप में ओवरऑल स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, सच दैट यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक 1 लैम्डा है और ये भी एक 1 लैम्डा है। ये बात सबको समझ में आती है कि स्ट्रिंग यहाँ से और यहाँ से क्लैम्प्ड है, राइट एवरीवन। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर ये 4th हार्मोनिक है तो पता लगाओ कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है। अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो मैं बोल सकता हूँ कि L जो है वो 2 लैम्डा के बराबर है। लुकिंग एट द क्वेश्चन, ओके, हमें ऑलरेडी K का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें A का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो ज़रा, अगर मैं बोलता हूँ K वेव नंबर इज़ 2 पाई बाय लैम्डा, तो वो वैल्यू है 0.157। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाता है 2 इंटू 3.14 एंड दिस इज़ 1.57, ओके, 1.57 इंटू 10⁻⁻⁻1। तो ये मित्र कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो 2 इंटू 2 और ये ऊपर 10 भी जाएगा,
तो 40 मीटर हमें वैल्यू मिलती है लैम्डा की. सो वी कैन से दैट देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ 2 लैम्डा, वो वैल्यू आनी चाहिए 80 मीटर के बराबर. डुएबल 2019 का क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए वेव्स और एसएचएम को छोड़ के मत जाना, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजीली डुएबल होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं. ओके चलो, तो आंसर आ गया. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ज़रा इसे भी नज़र डालते हैं. इस क्वेश्चन में बोला है हमें अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम with an amplitude of 5 centimeter. When the particle is at 4 centimeter from the mean position, then magnitude of velocity in SI units is equal to that of acceleration. तो पता लगाना है हमें कि what will be the time period of this situation. Okay, everyone? Yes. तो हमें बताए कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर लिखनी पड़े तो वो होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स. और वैसे भी क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो. ठीक है, तो व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन. तो इन दोनों को इक्वेट करें ज़रा, तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो एक ओमेगा कैंसिल होता है, स्क्वायर अगर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 और एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4. ठीक है, तो इसका मतलब 25 माइनस 16 बाई 16 विच इज़ 9 बाई 16 द ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा का वैल्यू आ जाता है 3/4 रेडियंस पर सेकेंड, और अगर ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिल ही गया. ठीक है, तो टाइम पीरियड विच इज़ 2 बाय ओमेगा. अब क्योंकि ये रेशो था इसीलिए ऐसा यूनिट नहीं भी पुटअप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है इनफैक्ट, तो कैंसिल आउट हो गए होंगे वो. ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर्स कैंसिल हो गए, रेशो वैल्यू है वैसे भी. तो 2 बाय 3/4 आंसर आता है 8 बाय 3 सेकेंड्स. ओके, आंसर आ जाता है ऑप्शन डी. क्या बोलते हो बच्चों, वर यू एबल टू डू दिस? 2019 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी. ओके, तो ये है हमारे आज के फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस इन स्प्रिंट 1, अपना पहला सेशन जो है, मोगैम्बो की पहली अपीयरेंस ऑन द चैनल ऑफ वी मैथ, है ना. तो आई एम श्योर 2022 की जनता, अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी लगी होगी. मैकेनिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने आज, एंड चैप्टर्स जहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वहाँ से इजी भी आते हैं, जहाँ से इजी एक्सपेक्टेड है वहाँ से चैलेंजिंग भी आते हैं. इस बात का रियलाइजेशन होना ज़रूरी है. दूसरा, इंटायर पेपर इज़ फुल ऑफ एटलीस्ट 25 to 30 मिनिमम 30% क्वेश्चंस विच आर ऑन इन द ईजी डोमेन. सो डू मेक श्योर कि अब जो तुम अपने आखिरी के कुछ दिनों में जेई की तरफ जा रहे हो तो इस माइंडसेट से जाओ कि इजी क्वेश्चंस भर भर के हैं और मुझे आराम से 40 मार्क्स तो आ जाएंगे आउट ऑफ 100 अगर कॉन्फिडेंस में लो चल रहे हो. तो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन द जोन ऑफ 70-80 मार्क्स, तब तो तुम्हें मेरे किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं. यू आई एम डेफिनेटली श्योर यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एट द मोमेंट, है ना. बट डोंट वरी गाइस, ऐसे नहीं जाने दूंगा. देयर इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन और सोल्यूशन वाला ही मैंने डायग्राम तुम्हें क्वेश्चन में दिया है. 2021 अगस्त का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार है जो ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और उसमें एक पेंडुलम बॉब हैंग करता है. इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है. तो ये जो पेंडुलम बॉब है ये वर्टिकल के साथ में एक थीटा एंगल पे जाके रुका हुआ है. तो हमें पता लगाना है कि व्हाट इज दिस एंगल थीटा विच माई pendulum bob is going to make when this entire car is going up with an acceleration 10 meters per second square.
एंड नो ऑप्शंस, इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तुम मुझे कहाँ बताओगे क्वेश्चंस के आंसर अगर सॉल्व कर रहे हो और खुद से सॉल्व कर रहे हो अगर, ओके। सो रिस्पॉन्ड, ओके, रिस्पॉन्ड इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो जो कमेंट बॉक्स है नीचे यहाँ पे कहीं, ओके, टेल मी योर आंसर्स, whatever you are getting न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर होगी वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद द करेक्ट आंसर, ओके। उसके अलावा जो फर्स्ट 10 रिस्पॉन्डर्स होंगे उन सब के नाम मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। नेम्स इन सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 2 में जो लोग करेक्टली सॉल्व करके लाएंगे उनके नाम मैं बताऊंगा। चलो 10 नहीं, जितने लोग करेक्टली सॉल्व करेंगे उन सब के नाम यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अपना आंसर बताते समय, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या क्या बताओगे, अपना आंसर बताओ और अपना नाम बताओ और अपनी सिटी भी बता देना। तो ये 3 चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी व्हेन आई एम क्रिएटिंग दैट लिस्ट ऑफ नेम्स टू टेल इन द नेक्स्ट सेशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड डोंट वरी एवरीवन, इस क्वेश्चन के अलावा आई एम ऑल्सो पुटिंग अप एन असाइनमेंट फॉर यू गाइस टू ट्राई। असाइनमेंट विद सोल्यूशन है, कमेंट बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। तो उसे डेफिनेटली इत्मीनान से सॉल्व करना, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम बाउंड तरीके से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। होमवर्क क्वेश्चन डेफिनेटली जल्दी से सॉल्व करके अपने आंसर, अपना नाम और अपनी सिटी के साथ में कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर देना, सो दैट योर नेम अपीयर्स इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। उसके अलावा अगर तुम अगले अटैम्प्ट और उसके अगले अटैम्प्ट और साथ में जेईई एडवांस को बहुत सीरियसली नज़र में रख रहे हो और अब तक उतनी तैयारी नहीं की है, बट यू डू नॉट वांट टू वेस्ट वन मोर ईयर इनटू दिस एंटायर प्रोसेस, यू वांट टू यूटिलाइज द रिमेनिंग टाइम, अभी जो जितना टाइम बचा है उसे अगर अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हो तो और सीरियसनेस बढ़ाने के लिए आई कैन सजेस्ट यू गाइज द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स जो अभी इस समय वेदांतों में अवेलेबल है अगर तुम ढूंढ रहे हो तो, ओके। ये है जेईई का क्रैश कोर्स लाइट, ओके, दिस इज अ क्रैश कोर्स लाइट, ओके। यहाँ पे आपको अराउंड 90 सेशंस मिलते हैं। व्हेन आई से इंटरैक्टिव, आपके डाउट्स लाइव सॉल्व होते हैं इसमें, ओके। उसके अलावा यू हैव अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, 10 पार्ट और 10 फुल टेस्ट आपको मिलते हैं इसमें। आप सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग देख पाते हो जब तक आप जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं लिख रहे हो। उसके अलावा इतने सारे असाइनमेंट की आपको किसी और मटेरियल को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो असाइनमेंट है ये मास्टर टीचर्स ने खुद रिसर्च करके क्रिएट किया है। तो अगर वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, कम समय में अपने एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करते हुए रिजल्ट बेस्ट लाना चाहते हो, तो दिस इज फॉर यू, ओके। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड सेशंस मिल रही है, पर डाउट सॉल्विंग लाइव हो रही है। रिकॉर्डेड सेशंस बाकी जगहों पे भी आपको मिल सकते हैं या शायद आप ऑलरेडी ले चुके होंगे, पर वहाँ पे जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो बताना मेरा काम है। यहाँ आपको इन क्लास लाइव डाउट सेशन, लाइव क्विजेज, लाइव हॉटस्पॉट, लाइव पोल्स, योर ओन परफॉर्मेंस का ट्रैकिंग एंड लीडर बोर्ड और इंटायर क्लास इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी हाई, क्योंकि आप लाइव होंगे, आपके क्लास टीचर्स लाइव होंगे। इस सेशन में आप लाइव पढ़ाई कर रहे होते हो, रिकॉर्डेड सेशंस की तरह नहीं होता है, ठीक है। हाँ भाई, किसके लिए बेनिफिशियल है? अगर तुम ऑलरेडी 70-80 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले स्टूडेंट तो शायद तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी सिचुएशन है कि तुम आउट ऑफ 100 अभी भी 15, 10, 25 around this much you are scoring, okay, if you are scoring less than 40 in your mock test, तब तुम्हारे लिए एक मेजर बूस्ट क्रिएट कर सकता है। तुम्हारा जो स्कोर है उसे तुम आराम से, जैसा कि मैंने बोला कि जेईई का एग्जाम इज फुल ऑफ
ईजी क्वेश्चंस ऑल्सो, जहाँ पे 40 तो बहुत आराम से आने चाहिए, पर 40 से 60 तक की जर्नी के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड दिस इज़ दैट सपोर्ट एवरीवन। तो अगर ज्वाइन करना है तो लिंक जो है मित्रों वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम्हें ये कूपन कोड भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लिंक में दैट इज़ ऑलरेडी फ्यूज्ड। ओके, सो अफोर्डेबल व्हेन आई सेड, I don't think anything can get more affordable than this। 1800 रुपीज़ में you are getting interactive sessions। आपके जितने भी doubts होते हैं when you are studying, when you are solving questions, when you are studying, वो सारे doubts आप पूछ सकते हो and class teachers will be answering your unlimited number of doubts। ठीक है, so this is available for not 2000, just 1800 रुपीज़। go grab it, टाइम मत लो ज़्यादा, फटाफट से क्लासेस अटेंड करो और जितना कम टाइम बचा है उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सको। ठीक है, एंड डोंट वरी, मोगैम्बो इज़ हेयर विद यू ऑल ऑन दिस चैनल वी मैथ। और अगर चैनल पे नए हो, मोगैम्बो को और देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई वांट यू पीपल टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठोको लाइक, है ना। तो बच्चों ये था पहला सेशन, मोगैम्बियन सेशन, राइट। तो आगे नीट के बच्चों के लिए नीट स्प्रिंट अलग से होगी, 2023 के स्टूडेंट्स के लिए दोनों चीज़ें हम लोग अलग से करने वाले हैं। In terms of their PYQ sessions, theory will be common for JEE and NEET for 2023, and CBSE के point of view से अलग चीज़ हो रही है। और अगर तुम NDA या KVPY के बारे में भी सोच रहे हो तो हर एक चीज़ मोगैम्बो और बाकी की पूरी टीम जो है, हम पूरे के पूरे एवेंजर्स असेंबल होके तुम्हारी एग्ज़ाम्स को बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाओ, रेगुलर रहो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट कंसिस्टेंसी। ओके, एंड आई विल सी यू एंड अदर टीचर्स ऑल्सो ऑन दिस चैनल। विल कीप ऑन मीटिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।